उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और जो प्रोग्रामिंग की गई है उसका सोर्स कोड ईवीएम बनाने वाली मशीन के पास है, कंपनी के पास है, और वो कंपनी जिसके 4 डायरेक्टर बीजेपी के, बिल्कुल, तो बीजेपी के डायरेक्टर के बनाने वाली कंपनी के द्वारा निष्पक्ष चुनाव होगा ये भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। आईआईटी के प्रोफेसर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर उस प्रोग्रामिंग करते वक्त ये डाल दिया जाए प्रोग्रामिंग में कि हर दूसरी वोट बीजेपी को जाए, तो उसके बाद होगा क्या? चोरी होती कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। सॉफ्टवेयर बना दिया, प्रोग्रामिंग कर दी, उसके बाद जब नॉमिनेशन विड्रॉवल की लास्ट डेट खत्म हो जाती है और ये फाइनल हो जाता है कि मैदान में कितने कैंडिडेट बचे हैं, तो फिर एक प्राइवेट इंजीनियर जो आउटसोर्स होता है वो हर चुनाव क्षेत्र में बूथ के ऊपर जाता है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर, वो जाके ईवीएम मशीन के अंदर सर्वर के द्वारा वो 2 फाइल डालता है, एक टाइम फाइल और दूसरी कैंडिडेट फाइल। तो जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई, वो प्रोग्रामिंग चूंकि सोर्स कोड उन इंजीनियर्स के पास होता है, उस सोर्स कोड के द्वारा उन्होंने वोट की चोरी सुनिश्चित कर दी होती है डेट, चुनाव की डेट के दिन। और चुनाव के डेट के दिन क्यों करते हैं? क्योंकि चुनाव की डेट के दिन से पहले मॉक पोल कराया जाता है जिसमें BLA 1 बुलाए जाते हैं। सारे पदाधिकारी जो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, सभी पार्टी के कैंडिडेट्स के BLA 1 को वहां मॉक पोल के लिए बुलाया जाता है ताकि वो ईवीएम मशीन को चेक कर लें वोट डाल के। तो इसलिए पहले तो चोरी नहीं हो सकती। चोरी तो उसमें टाइम और डेट के साथ फिक्स की गई है, और वो होती ऐसे है कि ईवीएम मशीन के अंदर एक रियल टाइम क्लॉक होता है। रियल टाइम क्लॉक का मतलब है उसके अंदर टाइमर लगा होता है। उस टाइमर के माध्यम से कब उनको चोरी करवानी है, कितने तारीख को, कितने बजे से कितने बजे के बीच चोरी करानी है, ये उस टाइमर के मदद से उसमें फिक्स कर दिया जाता है। तो होता कैसे है, ये मैं एग्जांपल देके बताता हूं। अगर सपोज करो चुनाव 10 मार्च को है, उसके अंदर टाइमर में फिक्स कर दिया 10 मार्च को सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच जितने भी वोट पड़े 50% वोट बीजेपी को ट्रांसफर अपने आप स्वैप होके चला जाए। तो होगा क्या? क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं कि टाइमर की जरूरत ईवीएम मशीन में क्यों है? ईवीएम मशीन के अंदर रियल टाइम क्यों है? इसलिए है जिस प्रकार टाइम बॉम्ब अगर सेना बनाती है और टाइम बॉम्ब को किस वक्त कितनी तारीख को ब्लास्ट करना है, अगर उसके अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो तो टाइम बॉम्ब नहीं बन सकता। आप लोगों को अगर सुबह ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, जल्दी उठना है, तो आप अपने फोन के अंदर टाइमर सेट करते हैं, अलार्म लगाते हैं, और अगर आपकी घड़ी के अंदर टाइमर ना हो, क्लॉक ना हो, तो क्या आपकी घड़ी में अलार्म बजेगा? नहीं बजेगा। उसी तरह ये जो ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक है, टाइमर लगा है, और सॉफ्टवेयर में अगर प्रोग्रामिंग करके डाल दिया कि भाई चुनाव की तारीख के दिन सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच जितनी भी वोट पड़े आधी वोट स्वैप होकर बीजेपी को चली जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी वोट की चोरी को रोक नहीं सकती। और मुझे दुख है वो इलेक्शन कमीशन जिसको भारत के संविधान ने ये जिम्मेदारी दी थी कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, वो इलेक्शन कमीशन ईमानदार साबित नहीं हुआ, धोखेबाज साबित हुआ। वो जिद पे अड़ा है, वो बैलेट पेपर वापस लाने की बजाय ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पे अड़ा है। देश के कोने कोने में ईवीएम मशीन ले जाके दिखा रहे हैं, देखो जी वोट डाल के देख लो, इसमें वोट जिसको डालोगे उसी में निकलता है, ईवीएम ठीक है। अरे कभी चोर कोई कहता है मैंने चोरी की है? चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है। और दूसरी बात, ये रियल टाइम क्लॉक की वजह से चोरी तो इलेक्शन के दिन होगी ना, उससे पहले तो नहीं होगी, तुम जाके दिखाते रहो। इसलिए ये जो ईवीएम मशीन है, इससे आपकी वोट की चोरी हो रही है। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है, आपने भी एग्जाम्पल देखा, अभी मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ के अंदर, उसमें इंडिया गठबंधन के पास 20 वोट थी मेयर के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के पास 16 वोट थी। ये चंडीगढ़ से हमारे साथी करमवीर बौद्ध आए हुए हैं, उन्होंने वहां देखा भी है कि किस तरह वोट की चोरी हुई है। वहां उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के एक पदाधिकारी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं,
कि ये बीजेपी के पदाधिकारी को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया, इसको बनाया किसने? कानूनन जो वहां का डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, वो नाम को रिकमेंड करके फाइल पे एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेजता है और एडमिनिस्ट्रेटर फिर अपनी रिकमेंडेशन करके उस फाइल को होम मिनिस्ट्री में भेजता है और फिर होम मिनिस्ट्री उसको अप्रूवल देती है। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है, फिर वो मेयर का चुनाव कराता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही पदाधिकारी क्यों बनाया? इसका मतलब इसकी पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने की, इसकी पूरी प्लानिंग होम मिनिस्टर साहब ने की, क्योंकि उन्होंने ही अब उस फाइल को अप्रूवल दी। यानी उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जिसने 20 में से 8 वैलिड वोटों को इनवैलिड किया पेन चलाकर, डिफेसमेंट करके बैलेट पेपर पे, वो तो भला हो कि ये चुनाव ईवीएम से नहीं था, वरना चोरी नहीं पकड़ी जाती। ये चुनाव बैलेट पेपर से था और बैलेट पेपर की भी चोरी नहीं पकड़ी जाती अगर ऊपर सीसीटीवी कैमरा ना लगा होता। तो भला हो, धन्यवाद करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। पिछले 15 दिन के अंदर उन्होंने 2 ऐतिहासिक जजमेंट दिए। पहला जजमेंट उन्होंने दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक धोखा था, एक चोरी थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड में 90% चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को और बाकी पूरे देश की पार्टियों को केवल 10%। अरे भाई, ये किस तरह की चोरी कर रहे हो आप? और इसमें इस बात की भी जांच होनी चाहिए, वो कौन से उद्योगपति हैं जिन्होंने ये 90% चंदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को दिया, और चंदा देने के बाद उन सारी कंपनियों को जिन्होंने चंदा दिया, उनको कितने सरकारी ठेके मिले? इसकी क्या सीबीआई जांच नहीं करेगी? क्या इसकी ईडी जांच नहीं करेगी? इसकी इनकम टैक्स जांच नहीं करेगी? अरे विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी लगा रहे हो, सीबीआई लगा रहे हो, इनकम टैक्स लगा रहे हो, विपक्षी पार्टियों का के ऊपर इनकम टैक्स लगा रहे हो, उनके तो आप अकाउंट को फ्रीज कर रहे हो। क्या ये सारी जांच एजेंसियां क्या बीजेपी के लिए काम कर रही है? क्या ये मोदी जी के लिए काम कर रही है? क्या ये अमित शाह के लिए काम कर रही है? ये जांच एजेंसियां नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए, उनके टूल बन गए, उनके एजेंट बन गए। ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह देश का जो मुख्य मीडिया जिसको हम कहते हैं, वो मीडिया आज मीडिया नहीं बचा है, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। अपने चैनलों पे हिंदू मुस्लिम कराते हैं, मुर्गे लड़ाते हैं, अपने चैनल पे बैठ के वो हिंदू मुसलमान के ऊपर डिबेट कराते हैं, लोगों को दंगे के लिए उकसाते हैं। तो ये जो मुख्य मीडिया है, इसको देखना बंद करो, ये बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। उसी तरह देश की जांच एजेंसियां बीजेपी के लिए काम कर रही है, चाहे दबाव में कर रही हो। लगातार विपक्ष को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और जिस तरह उस मेयर के चुनाव में इन्होंने धोखे से चुनाव जीता था, लेकिन भला सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने अपना दूसरा जो जजमेंट दिया, ऐतिहासिक जजमेंट, उसमें उसको पूरी तरह इनवैलिड करार दिया और ये पाया कि वास्तव में उन्होंने डिफेसमेंट किया, उन्होंने धोखे से बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया। और उसको जेल केवल उसको नहीं होनी चाहिए, केवल अनिल मसीह जेल नहीं जाना चाहिए, जो चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो भी जेल जाना चाहिए, जो डिप्टी कमिश्नर था वो भी जेल जाना चाहिए, और जिस होम मिनिस्टर ने उसको अप्रूवल दी वो होम मिनिस्टर भी जेल जाना चाहिए, उस पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो साथियों, हमें इस देश के अंदर जो हमारा फंडामेंटल राइट खत्म किए जा रहे हैं, आज के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए, चूंकि जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जो डेजिग्नेटेड है, जिसको इसीलिए बनाया कि वहां लोग आके सरकार पर दबाव डालने के लिए धरने प्रदर्शन करें, अपने फंडामेंटल का राइट का इस्तेमाल करें, ताकि वो लोग सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकें। उस जगह भी जाने से रोका। तो क्या देश के अंदर आज ये अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है? क्या अब हमारे मौलिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं? इसके लिए हमें सड़क पे भी लड़ना पड़ेगा, हमें कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जब तक ईवीएम है तब तक आपकी वोट सुरक्षित नहीं है। मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, पहले तो समझ लो कि ये वोट का अधिकार इसलिए आसानी से नहीं मिला, आपको पता नहीं होगा। जब संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा हो रही थी कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार केवल उनको देना चाहते थे जो इनकम टैक्स पे करते हैं, दूसरा उस श्रेणी को देना चाहते थे जो ग्रेजुएट हैं, तीसरा उस श्रेणी को देना चाहते थे जो बड़े बड़े जमींदार हैं। अब सोच के देखो, देश में मनुस्मृति के वजह से देश के 90% लोगों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो वो ग्रेजुएट कैसे बन पाते? उनको व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो वो इनकम टैक्स पे ही कैसे बन पाते? उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो वो जमींदार कैसे बन पाते? लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए
और उन्होंने कहा भारत में रहने वाले चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, सबको वोट का अधिकार मिलेगा, सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। वन मैन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन आज जो संविधान ने हमें वोट का अधिकार दिया था, वो वोट का अधिकार मोदी जी ने ईवीएम के माध्यम से छीन लिया है। आज पूरा चुनाव धोखा हो गया है। इनके अंदर ये विश्वास कैसे आता है? ये कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, अब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे ईवीएम से चुनाव होगा तो 400 पार क्या, आप तो 543 में से 543 भी जीत जाओगे। लेकिन देश के लोग, अभी मैं मौका दूंगा इंजीनियर साहब जो विदेश में बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदेश से आए हैं और अब भारत में आके ये लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं, इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है, क्योंकि ये खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किस तरह वोट की चोरी होती है ये विस्तार से आपको बताएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था जिस तरह अपनी बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा की जाती है, उसी तरह अपनी वोट की इज्जत की सुरक्षा करो, अपनी वोट की सुरक्षा करो। वोट की चोरी होने नहीं देनी है, हमें ईवीएम को हटवाना है, बैलेट पेपर वापस लाना है, चाहे रोज आंदोलन करना पड़े जब तक चुनाव की डेट आए। जब तक ईवीएम हट ना जाए हम लोग रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। बैलेट पेपर को जाना होगा, ईवीएम को जाना होगा, बैलेट पेपर लाना होगा। अब मैं चाहूंगा इंजीनियर साहब बोलेंगे।